हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आई हूँ CUET UG का 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर। ये बता दूँ कि पेंटिंग का है, फाइन आर्ट के क्वेश्चंस पेपर है और इसे सॉल्व किया है अखिलेश कुमार ने, बता दूँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोग के कमेंट पढ़ के। जो मैंने 2023 के जो क्वेश्चंस पेपर मैंने अपलोड किए थे, आप लोगों ने उसको देखा है और उस पर कमेंट्स भी करा है। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और आप लोगों ने साथ में कमेंट्स करा था कि 22 पे भी 22 पे भी अपलोड करने के लिए। तो मैं 22 पे भी अपलोड कर रही हूँ। और साथ में आप लोग के कमेंट आए थे कि मैम पूरे क्वेश्चंस आप एक साथ अपलोड कीजिए। तो इस वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चंस एक साथ अपलोड कर रही हूँ और वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप के, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ऑलरेडी आपको इन सभी में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गपसप के चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, NS बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो चित्र कौन सी चित्र शैली से जुड़ी है? मतलब इसकी उपशैली बतानी है कि ये चित्र ना कौन सी उपशैली में या फिर कौन से केंद्र में बनी है। सही आंसर होगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, लिखा हुआ है कि निम्न में से सही चित्र को चुनिए जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, राम वैक्सिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। ये चित्र जो है राजा रवि वर्मा ने बनाई है। बाकी A नंबर, B नंबर और C नंबर, ये तीनों चित्र को राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाया है, अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया है। और आप ये तीनों पेंटिंग्स के भी आर्टिस्ट को एक बार देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, तूतिया नामा तोते की कहानी है, इसमें कौन से मुगल सम्राट के समय में चित्रित की गई थी? तो बता दूं, ये जो तूतीनामा है ये अकबर के टाइम पे चित्रित की गई थी और इसके जो पेंटिंग्स है वो बुक्स में भी मेंशन है, मुगल शैली में। आप एक बार जा करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, लिखा हुआ है कि शिव और सती चित्रण के चित्रकार कौन थे? तो जो इसके पेंटर है, मतलब जो चित्रकार है, वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मुगल चित्रण शैली का कौन सा वर्णन सत्य है? मतलब इसमें पहचानना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो मुगल चित्रशैली में युद्ध का दृश्य, जी हाँ, मुगल चित्रशैली में युद्ध का दृश्य बनाया गया है। बी में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक जानवर और पंछी का दृश्य, तो जी हाँ, इन तीनों का दृश्य बनाया गया है। सी में है दरबारी दृश्य, तो ये भी बनाया गया है मुगल शैली में। और डी है उपरोक्त सभी, तो जी हाँ, डी होगा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन है कि यात्रा का अंत के चित्रकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। मैं बता दूं फिर से, टैगोर और ठाकुर दोनों लिखा रहेगा, दोनों सेम ही होता है। टैगोर हम हिंदी में बोलते हैं और ठाकुर हम बंगाली में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है, MF हुसैन द्वारा चित्रित आधुनिक भारतीय कला की एक प्रसिद्ध पेंटिंग के शीर्षक की पहचान करें जहाँ एक महिला की फेसलेस फिगर, मतलब जो चेहरा है वो कुछ दिखाया नहीं गया है, पूरा ब्लैक है, ठीक है। फेसलेस है मतलब फेस है ही नहीं। फेसलेस फिगर को कम लोगों की मदद और देखभाल करते हुए दिखाया गया। तो याद कीजिए कि वो कौन सी पेंटिंग है जिसमें चेहरा दिखाया ही नहीं गया था। तो वो पेंटिंग है आपकी MF हुसैन की मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा पेंटिंग में जो मदर टेरेसा, उनका फेस नहीं दिखाया गया था। जो बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनकी मदद करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है 69 नंबर, ये पेंटिंग्स को आप अच्छे से देख लीजिए और पहचानना है। इस पेंटिंग्स में लिखा हुआ है कि कौन से चित्रण में महारानी पोलो खेलती हुई दिखाई गई है। मतलब इस पेंटिंग का नाम बताना है। तो सबको तो पता होगा भाई कि चांद बीबी, बहुत बार पूछा जा चुका है इस पेंटिंग के बारे में। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ID जो लिखा हुआ है लास्ट में 610, क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान चित्रशैली की कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये दोनों जो आर्टिस्ट हैं इनका जिक्र ना कौन सी उपशैली में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जयपुर शैली में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला, जब ये जयपुर का आप पढ़ोगे तो जो लास्ट वाला पेज है, पेज नंबर मैं बता देती हूँ, 26, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही सेकेंड लाइन में ही आपको दिखेगा, इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बुक्स के अंदर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 611, लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध मूर्तिकला चतुर्मुखी एका यादगिरी राव द्वारा बनाई गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से मूर्ति की विषय की पहचान कीजिए। मतलब अगर आप इसमें चुनिए कि कौन सी जो लाइन्स है वो इस मूर्ति से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं।
पौधे के जीवन की अवस्थाएं, तो नहीं भाई, चतुर्मुखी जो मूर्ति है इसमें पौधे के जीवन की अवस्थाएं नहीं दिखाई गई है। जानवर के जीवन की अवस्थाएं, ये भी गलत होगा। औरत के जीवन की अवस्थाएं, ये सही है। और आदमी के जीवन की अवस्था ये भी गलत है। बता दो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। औरत के जीवन की अवस्थाएं दिखाई गई। चतुर्मुख से ही समझ में आ रहा है कि 4 मुख, औरत के 4 मुख, और औरत के 4 मुख में ना उसके बचपन से लेके लास्ट तक की जो भी अवस्थाएं हैं उसको लेके ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आइडिया 612 में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे है मैचिंग करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है कि राधा बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई है, तो भाई निहाल चंद्र ने बनाई है। बी में है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन, ये हो जाएगा आपका अकबर के टाइम पे बनाई गई पेंटिंग है। नेक्स्ट है सी नंबर दारा सिको की बारात, ये है हाजी मदनी। नेक्स्ट है मेडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, ये अबुल हसन ने बनाया है। बता दूं कि इसमें जो 2 पेंटिंग है वो आपको बुक्स में मेंशन नहीं मिलेगी। पेंटिंग बी नंबर बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन और मेडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, ये दोनों पेंटिंग्स आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इन सब पे वीडियोस बना रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे देखना, सिलेबस करके लिखा होगा CUET सिलेबस NCERT। वहाँ पे जो मुगल शैली है ना, मुगल शैली की PDF वहाँ पे देखिएगा, परचेज PDF है, आप उसको परचेज करके इसमें ये सारी पेंटिंग्स के बारे में मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 613 में लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से GR संतोष की चित्र की पहचान करें जिसे बहुत सारे ज्यामितीय आकारों से बनाया गया है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो बनाया गया है पेंटिंग्स की पहचान करनी है, तो गपसप नहीं होगा। शब्द और कृति ये भी नहीं होगा। तांत्रिक चित्रण, जी हाँ सी होगा, तांत्रिक चित्रण राइट आंसर है। और कविता का जन्म ये भी नहीं होगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 614 लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध प्रिंट निर्माता कृष्ण रेड्डी द्वारा किए गए प्रिंट के शीर्षक की पहचान कीजिए। तो कृष्ण रेड्डी ने कौन सी प्रिंट मेकिंग में, मतलब कौन सी ग्राफिक काम किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्फुल, ठीक है, वर्फुल पे आंसर राइट है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि कृष्ण रेड्डी को प्रिंट मेकिंग के द्वारा पहचाना जाता है, मतलब पूछ देगा कि कृष्ण रेड्डी क्या है, पेंटर है, प्रिंट मेकर है या फिर राइटर है, तो आपको क्या टिक करना है, कृष्ण रेड्डी प्रिंट मेकर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। 615 लिखा है कि कला को अपने परिवार को प्रस्तुत करने के लिए भाषा और घनवाद के वाक्य विन्यास का उपयोग करने वाले बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध कलाकार की पहचान करें। तो अगर आपने बुक्स पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। बता दूं कि जो ये कला की जो भाषा और घनवाद शैली का जो है, ये लोग इंस्पायर हो गए थे वेस्टर्न आर्टिस्ट से, जो कि इंग्लैंड के थे, पोल कली और किंडस्की। ये जो थे इंग्लैंड के थे, इन्होंने कोलकाता में आकर के एक प्रदर्शनी लगाई थी, बोहोस की प्रदर्शनी लिखा है बुक में। और इन्हीं की प्रदर्शनी देख करके अवनींद्र नाथ और गगनेंद्र नाथ जो थे इंस्पायर हो गए थे, और गगनेंद्र नाथ ने ना घनवाद शैली की ओर बढ़ना स्टार्ट किया था। उन्होंने घनवाद शैली पे पेंटिंग्स बनाई थी और उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट इनसे इंस्पायर होकर के, इंडियन आर्टिस्ट घनवाद शैली पे, जो कि अमूर्तन कला भी कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पेंटिंग्स भी कह सकते हो, है ना, उन्होंने काम किया था। तो ये पूरी स्टोरी आपको बुक्स में मिलेगी, आप पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 616 लिखा हुआ है, DP राय चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्ति कला के शीर्षक की पहचान करें जिसमें राष्ट्रीय निर्माण में मानव श्रम के महत्व और योगदान के प्रतिपादन करते हुए एक चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे 4 लोगों को दर्शाया गया है। तो बताइए ये स्टोरी किसमें दिखाई गई है। श्रम का विजय बहुत ही फेमस पेंटिंग है DP राय चौधरी की, श्रम का विजय, जिसमें 4 श्रमिक दिखाया गया है जो एक पत्थर को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से हटाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 617 क्वेश्चन की लिखा हुआ है, लघु चित्रों को सूक्ष्म विवरणों के साथ किया जाता है, ठीक है। कभी कभी विवरण के लिए एकल बाल ब्रश का उपयोग किया जाता है। एकल बाल ब्रश मतलब किसी ब्रश में ना एक ही हेयर होने चाहिए। जी हाँ, पहले के टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी ना, तो वो लोग एक सिंगल बाल का यूज़ करते थे बहुत ही बारीकी दिखाने के लिए। उस रंग माध्यम की पहचान करें जिसका उपयोग पेंटिंग में किया गया है। तो कौन से कलर्स का पेंटिंग में उपयोग किया गया है, तो ऑयल पेंटिंग यानी तेलीय कलर होगा नहीं, एक्रेलिक कलर भी नहीं होगा और कृत्रिम रंग भी नहीं होगा, होगा तो प्राकृतिक रंग, क्योंकि लगभग सभी मिनिएचर पेंटिंग्स में ना वाटर कलर कह लो या फिर प्राकृतिक रंग कह लो, नेचर की कलर वही यूज़ किए जाते थे। तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर वाटर कलर भी लिख के आ जाए तो आपको वाटर कलर पे टिक करना है, यहाँ पे प्राकृतिक लिखा हुआ है तो प्राकृतिक के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है 1618 क्वेश्चन,
लघु चित्र के किस तरह के चेहरे सबसे आम बात है, मतलब मिनिएचर जो पेंटिंग है उसमें जो फेस जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके के फेस बनाए जाते हैं। तो ए नंबर में है सामने का चेहरा, बी में है प्रोफाइल चेहरा, सी में है पूरा चेहरा या डी में है बिगड़ा हुआ चेहरा। तो बता दूं कि ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोफाइल चेहरा। प्रोफाइल चेहरा का मतलब होता है वन साइड फेस, तो वन साइड फेस ज़्यादा मिले हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 619 लिखा हुआ है, दक्कन मिनिएचर स्कूल की एक पेंटिंग की पहचान करें जहां 13वीं शताब्दी का सद्रय सूफी संत अपने शिष्य द्वारा बजाया जा रहा संगीत सुन रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ना जब भी रूमानी आनंद लेने का अनुभव होता था, जब भी मन करता था कि वो एक रूमानी आनंद ले, तो वो अमीर खुसरो को बुला लेते थे वाद्य यंत्र बजाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 620 लिखा हुआ है, समुद्र के गौरव को परास्त करने वाले राम प्रसिद्ध पौराणिक चित्र राम के कलाकार की पहचान करें। ठीक है, इस पेंटिंग को किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 621 लिखा हुआ है, आधुनिक भारतीय कला के एक प्रिंट की पहचान करें जो कुंडली जागरण की अवधारणा पर आधारित है। तो कुंडली जागरण किस पेंटिंग में दिखाया गया है? तो देवी की पेंटिंग में, आप लोग पढ़ लेना, बहुत अच्छी पेंटिंग है। ठीक है, देवी की पेंटिंग की इसमें जब कुंडली जागृत हो जाता है तो हम जो इंसान है एक उनको जो कंपेयर की जाती है भगवान यानी देवी के स्वरूप में कंपेयर की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 622 लिखा हुआ है कि दारा सिको की बारात नामक प्रसिद्ध मुगल पेंटिंग में दारा सिको पारंपरिक पूरे सेहरे के साथ दिखाया गया है। उनके साथ अन्य मुगल शासक कौन है? ठीक है, तो शाहजहां होगा। बता दूं कि इस पेंटिंग में शाहजहां के ही बेटे हैं दारा सिको और वो अपने बेटे का ही बारात लेके जा रहे हैं, तो शाहजहां होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 623 लिखा हुआ है कि फारस के 2 अग्रणी चित्रकार के नामों की पहचान करें जिसे हुमायूं अपने दरबार में आमंत्रित किया था। जी हाँ, हुमायूं अपने दरबार में यूरोप के 2 आर्टिस्ट को लेके आया था जिसका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 624 लिखा हुआ है कि उस समय के दौरान खेले जाने वाले लोकप्रिय खेलों को दर्शाने वाले दक्कन लघु चित्र स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चांद देवी प्लेइंग पोलो। ये जो पेंटिंग है ये दक्कनी में दिखाई गई है और चौगन प्लेयर्स जो पेंटिंग है वो राजस्थानी शैली में दिखाई गई है। और ये दोनों पेंटिंग में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों पेंटिंग को अलग अलग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। दोनों पेंटिंग से ही ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं सीयूईटी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 625। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैचिंग दिया हुआ है, मिलान करें। ए नंबर में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक पांडुलिपि पेंटिंग, इसका हो जाएगा प्रारंभिक पांडुलिपि पेंटिंग जो है वो ताड़पत्र पर बनाई गई है। बी में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक पांडुलिपि के लकड़ी के आवरण, लकड़ी का जो आवरण होता है उसको कहते हैं पटलिस। ठीक है, ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं और फर्स्ट चैप्टर तो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है और देखिए एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, ऐसे दिखने में लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 4 इंक्लूडेड है, मैचिंग है चारों के। अगर आपको सही आंसर्स नहीं आएंगे तो आप इस आंसर का तो आप इस आंसर का आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना। आपको बता दूं कि जो बी नंबर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक पांडुलिपि पेंटिंग लकड़ी के आवरण पटलिस, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो पेज नंबर 5 का फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर, निमतनामा। निमतनामा का मतलब होगा पकवानों की किताब। ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 में, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है उसका सेकेंड लाइन पढ़िएगा। एंड डी में है पोल राजवंश। पोल राजवंश का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये चारों के जो आंसर से आपको फर्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 626। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान करें ही है। ए नंबर में लिखा हुआ केसरिया रंग जो कि बलिदान और साहस का प्रतीक है। बी में है सफ़ेद रंग जो कि सत्य और शांति का प्रतीक है। सी में है हरा रंग जो कि खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है और डी में है अशोक चक्र जो कि 24 दिनों का प्रतीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन आते हैं क्वेश्चन आईडी 627 में। तो अगेन यहाँ पे आपका मैचिंग ही दिया हुआ है, चलिए जान लेते हैं। तो ए नंबर पे लिखा है वर्फुल। वर्फुल भी प्रिंट मेकिंग का ही वर्क है जिसे कृष्ण रेड्डी ने बनाया है और इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है अगर आपको रिमेंबर हो तो।
बी में है बच्चे, जिसको बनाया है सोमनाथ होरे ने, ये भी प्रिंट मेकिंग का वर्क है। सी में है देवी, जिसको भी हम लोगों ने एक बार पहले भी पढ़ रखा है, जिसे ज्योति भट्ट ने बनाया है, ये भी प्रिंट मेकिंग का वर्क है। और डी में है ऑफ वॉल्स, जिसे अनुपम सूद ने बनाया है, ठीक है, ये भी प्रिंट मेकिंग का ही वर्क है। तो चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 628 लिखा हुआ है कि बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध कलाकार की पहचान करें, जिन्हें भारत के लोक पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके चित्र बंगाल की लोक चित्रकला को प्रभावित करती है, ठीक है। तो बंगाल का जो पुनः जागरण के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत की, वॉश टेक्निक की शुरुआत की, टेम्परा और वॉश टेक्निक को मिक्स करके जो पेंटिंग की जाती है उसकी भी शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही की है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन ID 629 लिखा हुआ है कि लघु चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करें। कौन सी जो इसमें लाइन से जो मिनिएचर पेंटिंग से रिलेट करती है वो बताना है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है कि ज़्यादातर प्रोफाइल चेहरे खींचे गए हैं। जी हाँ, ज़्यादातर प्रोफाइल चेहरे खींचे गए हैं मिनिएचर पेंटिंग में, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वन साइड फेस बनाया गया है। बी में है कैनवस को पेंटिंग के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो बता दूं कि पहला तो बात है कि कैनवस पे पेंटिंग की ही नहीं गई है, कागज़ पे की गई है, तो बी गलत हो जाएगा। सी में है कि वस्त्रों में पारदर्शिता दिखाई गई है, ट्रांसपेरेंट जो है क्लोथ्स बनाए गए हैं, तो ये भी सी भी सही होगा। डी में है कि चमकीले और विपरीत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो हाँ, चटकीले और विपरीत रंगों का कलर का इस्तेमाल किया गया है, डी भी राइट होगा। और ई में है कि रेखिक गुणवत्ता देखी जा सकती है। देखा जाए तो ई भी हो सकता है, बट कहीं कहीं है कि रेखिक गुणवत्ता नहीं भी देखी गई है। तो जो सही मेन रूप से जो सही होगा वो होगा ACD, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 630 लिखा हुआ है कि राम किंकर बेस द्वारा बनाई गई इस ओपन एयर लार्ज स्कल्पचर का नाम पहचाने। मूर्तिकला में एक आदमी अपने बच्चे को एक डबल टोकरी में ले जाता है और उसकी पत्नी और कुत्ता साथ साथ चलते हैं। यह मूर्तिकला भवन शांति निकेतन के परिसर में है। ये स्टोरी बताई गई है मूर्तिकला की, तो ये मूर्तिकला कौन सी है? तो जाहिर सी बात है भाई, राम किंकर बेज की फेमस स्कल्पचर है ये संथाल परिवार, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे और साथ में बगल में कुत्ता को भी दिखाया गया है। एक डोलची दिखाई गई है जिसमें एक बच्चे को रखा गया है और बच्चे और एक साइड कपड़े को रखा गया है, ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस में रह सके। ये पेंटिंग है जो कि शांति निकेतन कला भवन के प्रांगण में रखा गया है इस स्कल्पचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 631 लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं अगेन मैचिंग दिया हुआ है। ए नंबर में है फल्कन ऑन अ बेड रेस्ट, जिसे उस्ताद मंसूर ने बनाया है। बी में है छवि चित्रकार का प्रचार अकबर ने किया। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया पहले टेस्ट पेपर में कि अकबर के टाइम पे छवि चित्रण यानी पोर्ट्रेट ज़्यादा बने थे। जहांगीर के टाइम पे नेचर की पेंटिंग ज़्यादा बनी थी, क्योंकि जहांगीर को नेचर की पेंटिंग्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और शाहजहाँ के टाइम पे आर्किटेक्चर की आर्किटेक्चर ज़्यादा बनाए गए थे। उसके बाद है सी में कबीर और रायदास, इसका हो जाएगा शाहजहाँ। डी में है कृष्ण के साथ गोपियाँ, ये हो जाएगा बसोहली में बनी है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 631 का ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 632 लिखा हुआ है, एक लघु पेंटिंग बनाने के शामिल चरणों के अनुक्रम वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। मतलब मिनिएचर पेंटिंग की जो प्रोसेस होती है, पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, उसका सही अनुसरण करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ई नंबर। ई नंबर में लिखा हुआ सीट को समानता देने के लिए छोटा किया गया। मतलब कि जब भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाती थी तो डिसाइड किया जाता था कि कितने छोटे पे बनानी चाहिए, तो ठीक है, उसको कट करते थे और जितने साइज़ में बनाना है सबसे पहले उसको रेडी करते थे, उस साइज़ में बनाते थे। तो ई नंबर पहले आएगा। उसके बाद आएगा बी नंबर, वर्ली को हाथ से बने कागज की चादरों को एक साथ चिपकाकर तैयार किया जाता था। बता दूं कि जब पहले के टाइम पे क्या था, पेपर बहुत पतली हुआ करती थी जिस पे ड्राइंग बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, उसी पतली पेपर को एक के ऊपर एक पेपर को चिपकाते थे, और उससे क्या होता था, पेपर की मोटाई बढ़ जाती थी। तो जिस आर्टिस्ट को जितनी मोटे पेपर पर काम करना है वो उस आवश्यकता अनुसार उस पेपर की मोटाई करते थे, जिसको वार्ली कहा जाता है, और फिर उस पर काम करते थे। तो ई के बाद आ जाएगा आपका बी के बाद आ जाएगा आपका ए नंबर में लिखा हुआ काले या भूरे रंग का उपयोग करके वर्ली की रूपरेखा तैयार की जाती थी। तो जो कि आउटलाइन जो है वो ब्लैक और ब्राउन कलर से बनाई जाती थी। उसके बाद आपका आ जाएगा सी नंबर, रंगों के साधारण पेज से उभारा जाता था। लास्ट में इच्छानुसार चांदी व सोने का प्रयोग किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, EBACD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 633,
लिखा हुआ है कि वह चित्रण चुने जो लघु चित्रों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो ए नंबर में लिखा हुआ है ये छोटे आकार के चित्र है जिन्हें ताड़पत्र या कागज पर बनाया जाता है। तो जी हाँ, ए ही सही होगा। बी पढ़ लेते, ये आधुनिक चित्र जिसे कैनवस पर बनाया जाता है। तो जो मिनिएचर पेंटिंग है आधुनिक में बनाया भी नहीं गया है पहले, और कैनवस पर भी नहीं बनाया जाता था। तो बी गलत हो जाएगा। सी में है यह चित्र छोटे टुकड़े की सिरामिक टाइल्स को जोड़कर, तो ये भी नहीं होगा। यह डी में लिखा हुआ है यह चित्र गुफाओं के दीवारों पर बनाए गए भित्ति चित्र है, तो ये भी नहीं होगा। भाई भित्ति चित्र को, भाई मिनिएचर पेंटिंग को कभी हम भित्ति चित्र पे बना ही नहीं सकते। फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि मिनिएचर पेंटिंग को भित्ति चित्र पे नहीं बनाया जाता था, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग जो होती है बहुत छोटी होती है, उसे सामने से देखा जाता है। बहुत बार है ऐसा भी होता है कि मिनिएचर पेंटिंग इतनी बारीकी से बनाते थे वो लोग कि लेंस के थ्रू देखा जाता है। तो उसे सेकेंड चीज़ ये भी बोला गया है कि उसे वॉल पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नहीं बनाना होता, क्योंकि हम दूर से उसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 634। यहाँ पे भी देख सकते हैं मिलान करे ही दिया हुआ है, मैचिंग दी हुई है। ए नंबर में लिखा हुआ है देवी, जिसे बनाया है ज्योति भट्ट ने। बी नंबर में दिया हुआ है ऑफ वॉल्स, जिसे बनाया है अनुपम सूद ने। सी नंबर में दिया हुआ है बच्चे, जिसे बनाया है सोमनाथ होरे ने। और डी में है आदमी, औरत और पेड़, जिसे बनाया है के लक्ष्मा गौड़ ने। ठीक है, तो 634 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आईडी 635। लिखा हुआ है राजस्थानी लघु चित्रण शैली की उप स्कूल को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर में मेवाड़ और बूंदी। हाँ जी, ये मेवाड़ और बूंदी जो है राजस्थानी शैली की उपशैली है। वहीं बी में बसोहली और कांगड़ा लिखा हुआ, ये पहाड़ी शैली की उपशैली है। और सी में बीजापुर हैदराबाद, ये दक्षिणी शैली की उपशैली है। और डी में गोलकुंडा अहमदनगर, ये भी दक्षिणी शैली की उपशैली है। और यहाँ पे राजस्थानी शैली का पहचानने बोला गया है, तो ए नंबर होगा मेवाड़ और बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 636। इस क्वेश्चंस में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको सॉल्व करने में, पर मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप इस तरह के आए हुए हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ए नंबर जो लिखा हुआ है वो है आपका कथन, और बी और जो आर होता है वो है आपका रीज़न। मतलब आपको पहले ए पढ़ना है जो लिखा हुआ है, पहले देखना है कि वो सही है कि नहीं, फिर आर पढ़ना है, फिर वो देखना है कि सही है कि नहीं। अगर दोनों सही होता है तो फिर आइडेंटिफाई करना है कि जो ए कथन में बोला गया है क्या उसका रीज़न क्या उसका रीज़न आर दे रहा है या नहीं। अगर आर दे रहा है तो ठीक है, यानी ए और बी सही है और ए का रीज़न आर दे रहा है, ये होगा। और नहीं दे रहा है तो ए और आर सही है, बट ए जो है वो आर का रीज़न नहीं दे रहा है। बहुत जगह पे आर के जगह पे बी भी लिखा जाता है, तो इसलिए मेरे मुंह से बी आ जा रहा है बार बार। तो आर बी मतलब सेम ही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ए में लिखा हुआ है कि अमरनाथ सहगल ने काशी की एक मूर्ति बनाई जिसका शीर्षक था अनसुनी चीखें। जी हाँ, सही है। यह मूर्ति एक ऐसे परिवार को दर्शाती जिसका रोना बहरे के कानों पे भी पड़ता है। मतलब इतनी ऊंची आवाज़ है। मतलब आप इस स्कल्पचर को देख सकते हैं जिसमें माँ, बच्चा और एक पिता को दिखाया गया, तीनों के हाथ ऊपर की ओर है, जिसमें भगवान को पुकार रहे कि इस संसार में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे बस सब नोच के खाने के लिए बने हैं, तो आप ही मेरी पुकार सुनिए। और ये पुकार इतनी ऊंची है कि मतलब इस तरीके से रिलेट किया गया है कि जो बहरे हैं उनके भी कानों में चली जाए। तो ये आपका ए नंबर सही है। आर में लिखा हुआ है कि मूर्तिकला का शीर्षक अनसुनी चीखें। जी हाँ, अनसुनी चीखें हैं। उचित रूप से उचित है क्योंकि परिवार को अपनी बाहों ऊपर की ओर लहराते हुए व्यर्थ में मदद के लिए रोते हुए दिखाया गया। तो ये गलत है, व्यर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं रोते हुए दिखाया गया है। तो ये जो आर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए कथन सही है पर आर नहीं सही है। तो ऑप्शन सी ए सही है पर आर सही नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आईडी 637। लिखा हुआ है हस्तलिखित चित्रों को प्रारंभ किस सतह पर चित्रित किया गया है। मतलब हाथ से लिखे गए चित्र जो होते हैं किस सतह पर लिखा गया है। स्टार्टिंग किस पे हुआ था? तो ताड़ पत्र पे हुआ था। बता दूं मैं कि ताड़ का पेड़ होता है, उसी के पत्ते पर पेंटिंग्स की जाती थी और पांडुलिपि भी लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय कागज़ नहीं आया था। ताड़ पत्र के बाद कागज़ आया है। कहीं 14th सेंचुरी लिखा होता तो कहीं 15th सेंचुरी लिखा होता। ज़्यादातर जगह पे 15th सेंचुरी लिखा होता है जब कागज़ पहली बार आया। ठीक है, लोगों ने उस पर फिर काम करना स्टार्ट किया। इससे पहले हम लोग ताड़ पत्र पर काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 638। लिखा हुआ है कमलेश दत्त पांडे द्वारा चित्रित आधुनिक भारतीय कला के प्रसिद्ध पेंटिंग की पहचान करें जो समकालीन भारतीय समाज में मौजूद दहेज के शैतान को दर्शाती है। तो सही आंसर हो जाएगा द वल्चर। वल्चर में इसमें दिखाया गया है, दहेज को लेके दिखाया गया है कि कैसे लोग एक नारी को नारी नहीं समझते और दहेज के कारण उसे जला देते, उस पर अत्याचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 639। लिखा हुआ अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित हल्दी ग्राइंडर
पेंटिंग की उपयुक्त विशेषताओं की पहचान करें, मतलब कौन सी रिलेट कर रही है इनकी पेंटिंग से, ये आपको पहचान करनी है। तो बता दूं कि जो इसमें जो आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए ना, सारे ऑप्शंस गलत है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसमें सारे ऑप्शंस गलत है, जो रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वो कैसे गलत है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो लिखा हुआ पहले नंबर पे कि चित्र शहरी जीवन शैली को दर्शाता है, तो ये गलत होगा। शहरी जीवन शैली को नहीं दर्शाता है, ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाता है। वहीं बी में लिखा हुआ है कि यह चित्र ग्रामीण महिला का विशाल शक्ति को दर्शाता है। तो ग्रामीण महिला को तो दर्शाता है, पर विशाल शक्ति नहीं होगा। बस सिंपल है कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं खाली टाइम पे अपना मनोरंजन के लिए एक साथ मिलकर क्या करती हैं, वो हल्दी पीसती है। तो विशाल शक्ति तो नहीं हो सकता, ग्रामीण महिला भले हो सकता है। तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है कि इस चित्र में केंद्र में 3 महिलाओं को और पेड़ के पीछे एक महिला को चित्रित किया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हो जो है हल्दी ग्राइंडर है, उसके इर्द गिर्द 3 महिलाएं हैं और एक महिला पेड़ के पीछे है। तो सी नंबर सही होगा। डी में लिखा हुआ है कि चित्र की अग्रभूमि में 10 पेड़ों को चित्रित किया गया, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। और ई में लिखा गया है चित्रण को वॉश टेक्निक से बनाया गया है। तो हाँ, चित्रण को वॉश टेक्निक से, वाटर कलर से बनाया गया है। तो आपका सही होगा सी और ई, और सी और ई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आईडी 640, लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय कला की एक मूर्ति की पहचान करें जो दर्शाती है गरीब परिवार ऊपर की ओर फैला हुआ है और मदद के लिए रो रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनसुनी चीख है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 641, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आगे पूछे जाएंगे। लिखा है पेंटिंग को जब वॉश तकनीकी से किया जाता है तब यह नरम धुंध और प्रभाववादी परिदृश्य पैदा करती है। धुंध भरे वातावरण का यह गुण जीवन के अंत का संकेत देता है। जीवन के अंत का संकेत मतलब जर्नी इन पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। पेंटिंग में एक ढहे हुए जानवर को लाल रंग की पृष्ठभूमि में दिखाया गया। ढहे हुए जानवर मतलब ऊंट के बारे में, क्योंकि इस पेंटिंग में ऊंट को दिखाया गया, निराश ऊंट को जो थका हारा बैठ गया है, और जो एक शाम के दृश्य को दर्शाता है और दिन के अंत में यात्रा के अंत को दर्शाता है। कलाकार ने एक और प्रतीकात्मक सौंदर्य शास्त्र और दूसरी ओर साहित्यिक श्रम की मदद से चित्र और कथन को कैद किया है। अब चलिए इसके बारे में क्या लिखा है वो आपको पहचानना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये पेंटिंग जो है वो यात्रा का अंत है। ठीक है, यात्रा के अंत की पेंटिंग के बारे में सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है कि दिए गए विवरणों के आधार पर पेंटिंग की पहचान करें, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो ये हो जाएगा यात्रा का अंत, सी नंबर। नेक्स्ट है 42 नंबर में गद्यांश के नीचे दिए गए विवरणों के आधार पर कलाकार के नाम को पहचानिए। मतलब यात्रा का जो अंत पेंटिंग है उसे किसने बनाया है। तो सही आंसर हो जाएगा 642 का सी नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 643, लिखा हुआ है पेंटिंग में दर्शाए गए जानवर की पहचान करें जो अधिक बोझ के साथ और थका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊंट हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 644, लिखा हुआ गद्यांश के विवरण से पेंटिंग के रंग माध्यम की पहचान करें। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जल रंग होगा, क्योंकि ये सब जो पेंटिंग्स है ना तो एक्रेलिक, ना तो ऑयल और ना तो शीशे पे चित्रण है, तो वाटर कलर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 645, लिखा है कि चित्रण में प्रमुख रूप से पेंटिंग की जाने वाली रंग योजना को पहचानिए। कलर कॉम्बिनेशन को पहचानना है कि कौन से कलर्स यूज हुए। हालांकि आप जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं पूरे अगर बुक्स को आप पढ़ोगे तो मैच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ए नंबर पे जो दिया हुआ है वो है लाल, नारंगी, भूरा और मटमेला पीला। ठीक है, वैसे तो ए ही सही होगा, बी क्यों नहीं सही होगा मैं ये बता देती हूँ। हरा, पीला, गुलाबी और नीला। हरा और गुलाबी तो है ही नहीं इस पेंटिंग्स में, वर्णन में भी नहीं, और पेंटिंग्स देखोगे तो आपको भी उसमें नहीं दिखेगी, तो बी नहीं होगा। सी में भी बैगनी और गुलाबी, जैसे कि गुलाबी का अगेन जिक्र किया है तो ये भी नहीं होगा। डी में अगेन हरा लिखा हुआ है और हरा पेंटिंग में है नहीं। भूरा है, काला है, लेकिन हरा नहीं है, और पर्पल भी आपको वैसा नहीं दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, लाल, नारंगी, भूरा और मटमेला पीला, ए राइट है। नेक्स्ट एक और पैसेज आ गया है, आप इसको फिर से पढ़िए और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय लोगों की महिमा और उनकी पहचान का प्रतीक है। हमारे झंडे में 3 रंग धारियां हैं और केंद्र में अशोक चक्र है। सभी रंगों का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। भारतीय संविधान समिति द्वारा 22 जुलाई 1947 AD में मंजूरी दी गई थी, जिसमें विचार विमर्श के बाद भारतीय लोगों की भावनाओं, राजनीतिक और सामाजिक आकांक्षाओं और लालसाओं को ध्यान में रखा गया है। फ्लैग से ये क्वेश्चन से अब चलिए जान लेते हैं क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन ID 646 में लिखा हुआ है कि अशोक का चक्र किस स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए नंबर, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 647 लिखा हुआ है कि राष्ट्र ध्वज को तिरंगा नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण की पहचान कीजिए। क्यों जाना जाता है भाई तिरंगा नाम से, इसकी पहचान करना है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है क्या ये 3 कपड़ों का संयोजन है इसलिए जाना जाता है, यह 3 धर्मों का संयोजन है इसलिए जाना जाता है, या यह 3 समुदायों का संयोजन है इसलिए जाना जाता है, या ये 3 रंगों का संयोजन है इसलिए जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह 3 रंगों का संयोजन का प्रतीक है, क्योंकि जो इसमें 3 कलर्स के बारे में अलग अलग डिफाइन किया गया कि कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है, जो कि 1947 वाले फ्लैग में बताया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ID 648। हमारे राष्ट्र ध्वज के सही प्रतीकात्मक अर्थ को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर। केसरिया जो साहस का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 649 लिखा हुआ है कि अशोक चक्र में गहरे नीले रंग की कितनी तीलियां हैं। तो भाई 24 तीलियां है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ID है 650 लिखा हुआ है कि राष्ट्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। मतलब राष्ट्र ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3:2 सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको इन सब क्वेश्चंस में ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस खुद से आ रहे थे, एंड साथ ही आपको किस और टॉपिक पे जो है वीडियोस चाहिए उस टॉपिक पे भी आप कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। इस वीडियो में इतने ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में है, जो BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।